नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीबी लाइव। बात करेंगे आज हम किसान आंदोलन की। मुझसे कई लोगों ने कहा है कि आपकी इस पर क्या राय है। एक नागरिक के तौर पर मैं क्या सोचता हूं वही मैं आपको बताऊंगा। किसी की आलोचना करना या प्रशंसा करना मेरा यहाँ मकसद नहीं है, लेकिन मेरी क्या सोच है वो मैं आज ज़रूर रखूँगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है और मुझे भी अधिकार है। आप असहमत हों तो आपको भी अधिकार है कि आप कमेंट बॉक्स में असहमति जता सकते हैं, लेकिन मर्यादित और शालीन तरीके से। किसान आंदोलन को करीब 17 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। दिल्ली के चारों तरफ किसान घेरा डाले हुए हैं। मेरे इस पूरे मसले पर 3 तरीके के व्यू हैं। पहला, अगर हम बात करेंगे कि क्या किसान आंदोलन जायज़ है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जायज़ है। लोकतंत्र में किसानों को भी हक है, अधिकार है कि वो अपने मांगों के समर्थन में आंदोलन करें। लेकिन इसके साथ में ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ ऐसे लोग इसमें शामिल हो गए हैं जो एंटी नेशनलिस्ट हैं या प्रो वामपंथी करार दिए जा रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर इस आंदोलन में शामिल होंगे और राजनीतिक दल अगर इस किसान आंदोलन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये आंदोलन विफल हो सकता है। क्योंकि मेरा निजी तौर पर मानना है कि किसानों की मांगे, कुछ मांगे जायज़ हैं, लेकिन मैं किसानों के इस मांग से सहमत नहीं हूं कि सारे के सारे तीनों कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। इसमें बदलाव संभव है, वो बदलाव किया भी जाना चाहिए, क्योंकि कुछ मुद्दे इस तरीके के इसमें शामिल कर लिए गए हैं जो मुझे लगता है कि देश के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। अब वो कौन से मुद्दे हैं? एमएसपी पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सरकार का कहना है कि एमएसपी हम खत्म नहीं करने जा रहे, लेकिन सरकार ये लिख कर देने को तैयार नहीं है कि अगर एमएसपी से कम किसी व्यापारी ने खरीदा तो उस पर एफआईआर होगी, गैर जमानती धाराओं में अपराध दर्ज होगा। क्यों आप लिख के देने को तैयार नहीं है? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। दूसरी, सरकार कह रही है कि हम मंडियों को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब आपने प्राइवेट मंडी खोल दी है, उसकी शुभारंभ कर देंगे, तो व्यापारी मंडी में क्यों जाएगा आपको 6% टैक्स देने के लिए? वो तो अपने प्राइवेट मंडी में ही अपना काम करेगा। और जब व्यापारी मंडी में जाएगा नहीं तो किसान से माल कौन खरीदेगा? इसका जवाब सरकार को स्पष्ट तौर पर देना चाहिए। बिहार में 15 साल पहले ऐसा हो चुका है, लेकिन बिहार में सिर्फ 1% किसानों की फसल ही मंडी में बिकती है, क्योंकि मंडियां खत्म सी हो गई हैं। क्योंकि मंडियां व्यापारियों द्वारा दिए गए टैक्स से ही चलती हैं, और जब व्यापारी वहां बैठेंगे नहीं, टैक्स देंगे नहीं, तो मंडियां चलेंगी कैसे? ये सरकार को बताना चाहिए। और दूसरा, जब व्यापारी आज़ाद हो गए कि वो बाहर भी अपना माल ले सकते हैं, तो वो मंडियों में क्यों जाएंगे? और जब व्यापारी मंडियों में नहीं जाएंगे तो फिर माल एमएसपी पे कौन लेगा? तीसरी चीज़ है, मान लीजिए छोटे भारत के 70 से 80% जो किसान हैं वो मध्यम या छोटे काश्तकार हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं कि एक किसान 2 ट्राली भर के अनाज लेकर अपने कस्बे के लिए निकलता है, तो उसको ट्राली किराए पे लेनी है। वो मान लीजिए 2 ट्राली मक्का लेकर निकलता है, और मक्का लेकर वो भगौर गांव से कल्याणपुरा जाता है 8 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ पे व्यापारी उससे भाव बताते हैं एमएसपी पे 1850 रुपये प्रति कुंटल मक्का, लेकिन व्यापारी कहते हैं कि हम तो 1200 रुपये में लेंगे। वो 2-4 व्यापारियों के पास जाता है, लेकिन उसको कहीं भाव नहीं मिलता। मजबूरन वो चलता है झाबुआ मंडी के लिए। कल्याणपुरा से झाबुआ फिर 15 किलोमीटर है। वो ट्रैक्टर ट्राली का भाड़ा चुकाते हुए मंडी में आता है। यहाँ पता चलता है कि मंडी में व्यापारी ही नहीं है उसकी खरीदी के लिए। भले मंडी खुली हुई है, मंडी बंद नहीं है, व्यापारी नहीं है। तब वो झाबुआ के व्यापारियों से बाहर, मंडी के बाहर संपर्क करता है, तो बताया जाता है कि 1400 रुपये से ज़्यादा वो नहीं दे पाएंगे। अब दिन भर भटकने के बाद अब अगर वो सोचता है कि मेरे 2 ट्राली अगर ये मक्का है, अगर मैं वापस लेके जाऊंगा तो मुझे तो 2000 रुपये से ज़्यादा तो भाड़ा लग गया ट्रैक्टर ट्राली का, तो वापस लेके जाऊंगा और फिर बेचने की एक्सरसाइज करना है, और फिर यही रामायण उसके सामने आएगी। तो नतीजा क्या होगा? वो 1400 रुपये में ही अपना मक्का बेच के चला गया। सरकार अपनी पीठ थपथपा ले कि हमने एमएसपी 1850 रुपये रखी है, लेकिन बाजार में किसान ठगा गया। इसका कोई ठोस जवाब सरकार क्यों नहीं देती? मुझे इन 2-3 चीज़ों पर, व्यवहारिक बिंदुओं पर इस कानून में आपत्ति है, और मेरी यही आपत्ति आरएसएस के किसान संघ ने भी दर्ज कराई है।
तमाम संगठन भी आपत्ति दर्ज करा, लेकिन वो कह रहे हैं कि कानून वापस लो। मेरा ये मानना है कि कानून वापस लेने के बजाय आप उसमें संशोधन करिए। यही मांग आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी की है, यही मांग मैं भी कह रहा हूँ। जिस अन्य बिंदु पे मुझे आपत्ति है वो ये है कि आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त कर दिया है, यानी कि गेहूँ, माफ़ कीजिएगा, दलहन और तिलहन, दाल और तेल से जुड़ी हुई चीज़ें, उत्पाद, आलू, प्याज, लहसुन, आवश्यक वस्तु अधिनियम आप से इनको आपने मुक्त कर दिया है। कुछ खास अवसरों पर आपने इसको लेने की बात कही, आपदा में, युद्ध काल में, यानी कि आपने स्टॉक करने की प्रवृत्ति को पूरी तरीके से लीगल कर दिया है। अब किसानों से बिचौलिया माल लेगा और जबरन स्टॉक करेगा, मांग और पूर्ति में अंतर पैदा करेगा और उसके बाद उपभोक्ताओं का शोषण करेगा। किसका भला कर रहे हैं आप? क्या देश की जनता का या किसान का? आप बिचौलिए का भला कर रहे हैं। जो आपका एक कानून है 3 में से, वो ये है, इसकी आलोचना की जानी चाहिए। देखिए, मोदी सरकार को वोट देने का मतलब ये नहीं हो गया कि मोदी जो भी करें आप उसको समर्थन कर दें। ऐसा नहीं है। मोदी भी इस धरती पे पैदा हुए मानव हैं, गलतियां उनसे भी हो सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं मोदी सरकार की विदेश और रक्षा नीति का ज़बरदस्त प्रशंसक हूँ और शायद रहूँगा, क्योंकि उन क्षेत्रों में मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इसलिए कि मैं हर जगह समर्थन कर दूँ, मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि मैंने आलोचना मोदी सरकार की उस समय भी की जब मजदूर सड़क पर था। मैंने कहा कि हालात को भांपने में मोदी नाकाम रहे। जिस 25 मार्च से उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की, वो 1 अप्रैल से कर सकते थे और 8 दिन का वक्त दे सकते थे ताकि मजदूर अपने घर पहुंच जाए। और फिर बाद में किन हालातों में से गुजर के मजदूर पहुंचे हैं आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मोदी ने कर दिया वो सही है, कुछ चीज़ें गलत भी की हैं, उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप एक तरफ ये कहते हैं कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, नक्सली घुस आए हैं, तो सरकार उनसे बात क्यों कर रही है? अगर ऐसे तत्व घुसे हैं तो उसकी मैं आलोचना करता हूं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उनको जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन जो असली किसान हैं, जो अपना खेत खलिहान छोड़ के वहाँ पर डटे हैं, उनकी मांग सिर्फ इस आधार पर अनसुनी कर दी जाए कि ऐसे एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो कोई आधार कार्ड तो देखेगा नहीं, तो वो गैर वाजिब है। मुझे लगता है कि तीनों कृषि कानून में से 2 में संशोधन की ज़रूरत है। आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो संशोधन है उसको रद्द करने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए आलू और प्याज के दाम इस समय क्या हैं, क्यों आपने समाप्त कर दिया? आप स्टॉकिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। किसानों से तो वो 2 रुपये किलो में लेगा और स्टॉक करके 40 रुपये किलो में बेचेगा। तो इधर आपकी जनता पिसेगी और इधर किसान पिसेगा, फ़ायदा कौन उठाएगा? तो क्या मोदी सरकार बिचौलिया की सरकार है, ऐसा कहा जाए? ये कानून तो यही कहता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम आपने जो समाप्त किया है उससे तो ये टैग आप पर लगेगा ही। तो मेरा इस पूरे मामले में क्या व्यू था मैंने आपको बताया। फिर से कह रहा हूँ, कानून को रद्द करने के बजाय संशोधित करने की ज़रूरत है। किसानों की ये मांग जो किसान यूनियनों की है कि तीनों कानून समाप्त करें तभी हम उठेंगे, ये भी गैर वाजिब है। देखिए, फैक्चुअल सिचुएशन होना चाहिए, लचीलापन आपको रखना पड़ेगा। जहां गुंजाइश है वहां पर सरकार भी तैयार हो गई है। जो ड्राफ्ट दिया है उसके बारे में बताया जाता है कि लिखित में प्रस्ताव भी दिया है। भारतीय किसान संघ की ओर से भी यही प्रस्ताव है। तो मुझे लगता है कि जब अगर सरकार इन पर विचार करने को तैयार है, कानूनों को लचीला बनाने को तैयार है, संशोधित करने को तैयार है, तो किसानों को भी इस मामले में थोड़ा सा उदार रवैया अपनाने की ज़रूरत है, न कि अड़ियल रवैया। तो मेरी क्या राय थी मैंने आपको बता दी। कई लोग मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि आपकी राय बताइए, तो मैंने आपको ये राय अपनी बताई। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें।